बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके ABST पेपर फर्स्ट में कॉरपोरेट अकाउंट्स में ये शुरू का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आपको मैंने पहले बताया लेखांकन क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परंपराएं किसे होते हैं, कौन कौन सी हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, लेखांकन अवधारणाएं क्या है। एक अकाउंटेंट जो होता है वो व्यावसायिक सौदों का व्यापार में जो अकाउंट्स तैयार करता है, अकाउंटिंग का काम करता है, तो उनको कुछ अवधारणाएं हैं, कंसेप्ट्स, उनको ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए, उनका पालन करते हुए उनको लेखा विधि, लेखा बही तैयार करनी है। यानी कि वो अवधारणाओं का पालन करना एक लेखाकार के लिए आवश्यक है। अब बात आती है कि भाई कौन कौन सी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंसेप्ट, अवधारणा से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज कंसेप्ट? तो अवधारणा को समझने के लिए ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में अवधारणा के बारे में क्या बताया गया है, जिसे आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। जिसे आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है उसे अवधारणा कहते हैं, कंसेप्ट कहते हैं। अवधारणा से तात्पर्य उन मूलभूत विचारों से लिया जाता है जिन पर उस शास्त्र का संपूर्ण ढांचा आश्रित है और जो प्रमाणित नहीं किए जा सकते। इस प्रकार वे सिद्धांत जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लिए जाते हैं अवधारणाएं कहलाते हैं। यानी कि जिसे आवश्यक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है वो कंसेप्ट्स। दूसरे अर्थों में इस प्रकार के सिद्धांत जो बिना किसी प्रमाण के स्वीकार कर लिए जाते हैं वो अवधारणाएं कहलाते हैं, कंसेप्ट। अब लेखांकन में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे 4 महत्वपूर्ण परंपराएं थी, कन्वेंशंस। इसी तरह से कुछ इसमें मैं आपको 12 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा आज। तो इसमें कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। नंबर 1, अस्तित्व संबंधी अवधारणा, एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। क्या है? लेखा शास्त्र की सबसे प्रमुख अवधारणा यह है कि व्यावसायिक संस्था का अस्तित्व उसके स्वामी के अस्तित्व से पृथक होता है। यानी कि बिजनेस अलग है और उसका मालिक अलग है। देयर आर 2 पार्टीज, एक ही नहीं है दोनों। लेखांकन के हिसाब से दोनों को 2 माना जाएगा, बिजनेस अलग साइड और उसका मालिक अलग साइड। इसीलिए आपने देखा होगा कि खाता बही में, अकाउंट्स में कैपिटल अकाउंट भी होता है। कैपिटल अकाउंट्स रिलेटेड विद होम, ओनर्स, मालिक का खाता होता है कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है। और दूसरी जो इसकी अवधारणा है, मुद्रा माप संबंधी अवधारणा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्या है? लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों, तथ्यों का ही लेखा किया जाता है जिनको मुद्रा में अभिव्यक्त किया जा सके। अगर किसी चीज को आप मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते तो उसका लेखांकन नहीं हो सकता। भाई जनरल मैनेजर और सुपरवाइजर में झगड़ा हो गया, अब उसको अपन थोड़ी कोई लेखा बही में लिख सकते हैं, कैन नॉट बी रिटन। जिस ट्रांजैक्शन को अपन बिजनेस ट्रांजैक्शन को मुद्रा में माप सकते हैं उसी को अपन लेखांकन कर सकते हैं, दूसरी चीज का नहीं कर सकते।
तीसरी जो अवधारणा है चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये अवधारणा क्या कहती है? लेखा पुस्तकों में लेखे इस मान्यता पर किए जाते हैं कि व्यवसाय भविष्य में अनिश्चित काल तक चालू रहेगा, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, ये मान्यता रहती है। यूं नहीं कि बस ये तो 2 साल बाद ही बंद हो जाएगा, 3 साल बाद ही बंद हो जाएगा या कभी भी बंद हो जाए, इस तरह से ये मानते हैं कि ये लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। उसके आधार के ऊपर लेखांकन, लेखा पुस्तकें तैयार की जाती हैं। चौथी अवधारणा क्रय मूल्य संबंधी अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। व्यवसाय में खरीदी गई संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पर किया जाता है जिस मूल्य पर वे क्रय की गई होती हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लेखा किया जाएगा। जैसे आपने देखा है कि जो एसेट्स वगैरह हैं उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर दिखाते हैं और उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन उसका लगाते हैं। पांचवा जो अवधारणा है द्वैत पक्ष संबंधी अवधारणा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इस अवधारणा का अर्थ है कि किसी भी व्यावसायिक व्यवहार का लेखांकन में 2 जगह प्रभाव पड़ता है, डुअल एस्पेक्ट। एक खाता डेबिट होगा तो दूसरा खाता क्रेडिट होगा, ये डुअल इफेक्ट कंसेप्ट है। छठी है उपार्जित अवधारणा, एक्रूअल कंसेप्ट। उपार्जित अवधारणा क्या कहती है? एक व्यवसाय के किसी वर्ष विशेष के आयगत खर्चे वे ही माने जाते हैं जो उस वर्ष विशेष से संबंधित हैं, अथवा भुगतान किया गया है या नहीं किया गया है या कब किया गया है महत्वहीन है। इसी तरह किसी विशेष वर्ष के संबंध में केवल वही आय उस वर्ष की आय मानी जाए जो उस वर्ष से संबंधित है। यह है आपकी कौन सी? उपार्जित अवधारणा। फिर आती है आपकी वसूली संबंधी अवधारणा, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्या कहती है? आय उस तिथि को उपार्जित मान ली जाती है जिस तिथि को वह वसूल कर ली जाती है। वसूल करने का तात्पर्य है प्राप्ति की तिथि से नहीं, अपितु उस तिथि से है जिस तिथि को किसी प्रतिफल के बदले में माल या सेवाएं किसी ग्राहक को दे दी जाती। तो ये आपकी वसूली संबंधी अवधारणा। फिर आता है आपके लेखांकन संबंधी अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये अवधारणा क्या कहती है? व्यवसाय की प्रगति को मापने के लिए एक लेखा वर्ष होगा जिसे वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे जनरली आपने देखा है कि 1 अप्रैल से आपका वित्तीय वर्ष शुरू होता है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होता है, 12 वर्ष की ये अवधि होती है। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए ताकि हर साल तुलना भी करें तो वो पार्टिकुलर ईयर वाइज जो है ना इसकी आपकी तुलना हो जाएगी। ठीक है। फिर आपकी आती है अगली जो अवधारणा है वो है उपयुक्तता की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहती है? जो खर्चे जिस लेखा वर्ष से संबंध रखते हैं उन्हें उसी वर्ष से संबंधित आय को चार्ज किया जाना चाहिए। इस अवधारणा के अनुसार अद्यत खर्चों को वर्ष के खर्चों में सम्मिलित कर लिया जाता है जबकि पूर्वदत्त खर्चों को सम्मिलित नहीं किया जाता। भाई इस वर्ष के कोई खर्चे अगर पेमेंट लेना बाकी आउटस्टैंडिंग आ जाएंगे, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो इस वित्तीय वर्ष से संबंधित अगले वित्तीय वर्ष से हैं तो उनको इस वर्ष से नहीं दिखाया जाता, प्रीपेड को घटाया जाता है। इस वर्ष से संबंधित खर्चे उन्हीं को दिखा जाएगा। ये है आपकी मैचिंग कंसेप्ट। जिस वर्ष का जो खर्चा है उसको उसी वर्ष में दिखाया जाना चाहिए। अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है इस वर्ष का है तो उसको दिखाएंगे, और कोई अगर प्रीपेड है अगले वर्ष से संबंधित है, वित्तीय वर्ष से संबंधित है तो उसको खर्चों में नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय। उसके बाद आपकी जो अगली कंसेप्ट है वो है चिट्ठा समीकरण अवधारणा, बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। ये क्या कहती है? चिट्ठा अवधारणा इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक डेबिट मद का उतना ही कोई क्रेडिट मद होता है, अर्थात डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। ये क्या है? बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट।
यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस असेट्स इज इक्वल टू इनकम प्लस गेन प्लस लायबिलिटीज। जितना क्रेडिट होगा उतना ही डेबिट बराबर होना चाहिए बैलेंस। दूसरे अर्थों में आप दोबारा सुन लीजिए इस इक्वेशन को, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस प्लस असेट्स इज इक्वल टू बराबर है किसके, इनकम्स प्लस गेन्स प्लस लायबिलिटीज। ये है आपकी बैलेंस शीट इक्वेशन कंसेप्ट। फिर आती है आपकी अगली कंसेप्ट 11वीं, आयों तथा व्ययों में मेल की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या कहती है, जिस समयावधि की आय है वह भी उसी समयावधि का लिया जाना चाहिए जिस समयावधि में वे मेल खाती है। भाई जिस समयावधि की आप इनकम ले रहे हो उसी समयावधि से संबंधित व्यय लेंगे, उसी में से घटाएंगे। इसको बोलते हैं आय तथा व्ययों के मेल की अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। फिर आपकी 12वीं एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा गया है कानून के पालन की अवधारणा, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। लेखापालों को चाहिए कि लेखांकन में सभी कानूनों को ध्यान में रखते हुए लेखांकन करना चाहिए तथा अंतिम खाते भी वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार करें। यह भी एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जिसका लेखापालों को ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों ये आज के लेक्चर में थी अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन कौन सी हैं, कंसेप्ट्स किसे कहते हैं और अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन कौन सी हैं। और परीक्षा में कई बार एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लेखांकन की कौन कौन सी अवधारणाएं और परंपराएं हैं उनकी व्याख्या कीजिए। और ये एक फाउंडेशन है अकाउंटेंसी का कि एक लेखाकार को लेखा बनाते समय इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।